पावर प्लांट क्वेश्चन आंसर में आपका स्वागत है। अगर आप बीओई या बॉयलर ऑपरेटर एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। टरबाइन के दो बेसिक प्रकार क्या हैं? ऑपरेशन के बेसिक सिद्धांत के आधार पर स्टीम टरबाइन को इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन में बांटा गया है। इंपल्स टरबाइन रोटर को घुमाने के लिए ब्लेड पर स्टीम के इंपल्स फोर्स का इस्तेमाल करता है। रिएक्शन टरबाइन में शाफ्ट सीधे धक्का या इंपल्स के बजाय रिएक्टिव फोर्स से घूमता है। टरबाइन में कंपाउंडिंग क्यों की जाती है? टरबाइन की घूमने की गति को कम करने के लिए मल्टी स्टेज किया जाता है। नोजल और मूविंग ब्लेड के कई सेट सीरीज में फिक्स किए जाते हैं। इसे कंपाउंडिंग भी कहते हैं। कंपाउंडिंग के प्रकार के आधार पर इन स्टेज में स्टीम का प्रेशर या स्टीम की वेलोसिटी कम हो जाती है। प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या अंतर है? प्रेशर कंपाउंडिंग में स्टीम का कुल प्रेशर ड्रॉप स्टेप बाय स्टेप हासिल किया जाता है। कई स्टेज के नोजल और मूविंग ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप हर स्टेज पर फिक्स होता है। नोजल के पहले स्टेज से गुजरने वाली स्टीम को मूविंग ब्लेड की पहली पंक्ति में निर्देशित किया जाता है। इस मूविंग ब्लेड पंक्ति की एग्जॉस्ट स्टीम दूसरे स्टेज के नोजल सेट में प्रवेश करती है और मूविंग ब्लेड की दूसरी पंक्ति में डाइवर्ट हो जाती है। यह तब तक जारी रहता है जब तक एग्जॉस्ट प्रेशर तक नहीं पहुंच जाता। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में केवल एक सेट नोजल होता है, लेकिन वेलोसिटी ड्रॉप मूविंग ब्लेड के अलग अलग स्टेज पर होता है। हाई प्रेशर स्टीम नोजल के एक सेट में प्रवेश करती है जहां स्टीम का प्रेशर कम हो जाता है और मूविंग ब्लेड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। इन ब्लेड पर इसे फिक्स्ड ब्लेड के दूसरे सेट पर वापस गाइड किया जाता है। इस फिक्स्ड ब्लेड पर न तो प्रेशर और न ही वेलोसिटी कम होती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक स्टीम की वेलोसिटी काफी कम नहीं हो जाती। रिएक्शन टरबाइन क्या है? रिएक्शन टरबाइन में फिक्स्ड ब्लेड केसिंग से जुड़े होते हैं। मूविंग ब्लेड रोटर से फिक्स होते हैं। स्टीम जब मूविंग ब्लेड पर ग्लाइड करती है तो ब्लेड पर एक रिएक्शन पैदा करती है। यह रिएक्शन फोर्स रोटर को घुमाता है। मूविंग ब्लेड से निकलने वाली स्टीम को फिक्स्ड ब्लेड द्वारा अगले स्टेज के मूविंग ब्लेड में प्रवेश करने के लिए गाइड किया जाता है। मूविंग और फिक्स्ड दोनों ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप होता है। पार्शियल कंडेंसिंग टरबाइन और कंडेंसिंग टरबाइन में क्या अंतर है? पार्शियल कंडेंसिंग टरबाइन में दो इनलेट वाल्व होते हैं। टरबाइन दो टरबाइन की तरह काम करता है जो सीरीज में जुड़े होते हैं। टरबाइन के पहले हिस्से को एचपी स्टेज और दूसरे हिस्से को एलपी स्टेज कहा जाता है। एचपी स्टेज और एलपी स्टेज के बाद कुछ मात्रा में स्टीम ब्लीड आउट हो जाती है और बची हुई स्टीम कंडेंसर में कंडेंसेट में एग्जॉस्ट हो जाती है। कंडेंसिंग टरबाइन में स्टीम एक गवर्निंग वाल्व के जरिए टरबाइन में एंटर करती है। टरबाइन के अंदर काम करने के बाद स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है। स्टीम को एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। एग्जॉस्ट स्टीम एक कंडेंसर में कंडेंस हो जाती है और कंडेंस्ड स्टीम का इस्तेमाल आगे बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए किया जाता है। पार्टिंग प्लेन क्या है? टरबाइन केसिंग की कास्टिंग दो हिस्सों में की जाती है। हर हिस्से को फिक्स्ड ब्लेड, बेयरिंग, लैबिरिंथ को रखने के लिए मशीन किया जाता है। केसिंग के दोनों हिस्सों को पार्टिंग प्लेन पर मिलाया जाता है और बोल्ट से कस दिया जाता है। किसी भी स्टीम लीकेज से बचने के लिए मेटल से मेटल जॉइंट्स की सीलिंग की जाती है। टरबाइन का थ्रॉटल या कंट्रोल वाल्व कहाँ होता है? थ्रॉटल या कंट्रोल वाल्व असेंबली टरबाइन केसिंग के इनलेट सिरे पर मौजूद स्टीम चेस्ट में होती है। स्टीम सबसे पहले स्टीम चेस्ट के जरिए टरबाइन में एंटर करती है। थ्रॉटल वाल्व नोजल ब्लॉक में स्टीम की एंट्री को रेगुलेट करता है। टरबाइन की विलियम्स लाइन क्या है? स्टीम की जरूरत टरबाइन पर लोड के साथ बदलती रहती है। स्टीम की जरूरत और लोड के बीच का रिलेशन एक ग्राफ में दिखाया जाता है जिसे टरबाइन की विलियम्स लाइन कहते हैं। विलियम्स लाइन लगभग सीधी होती है जो स्टीम टरबाइन के लिए स्टीम कंजम्पशन kgHRS बनाम पावर आउटपुट के W दिखाती है। टरबाइन के एक्सपेंशन के लिए क्या इंतजाम किया जाता है? टरबाइन स्टार्ट करते समय केसिंग और रोटर के स्मूथ एक्सपेंशन के लिए स्टार्टिंग कर्व को फॉलो किया जाता है। इन पार्ट्स के एक्सपेंशन के लिए काफी समय दिया जाता है। इसे टरबाइन की सोकिंग कहते हैं। टरबाइन को ठंडी हालत से पूरी स्पीड में लाने के लिए ज्यादा समय दिया जाता है। केसिंग ड्रेन क्यों दिए जाते हैं?
स्टार्टिंग या कम लोड की हालत में स्टीम कंडेंसेशन का चांस होता है। इसलिए इस कंडेंसेट को बाहर निकालने के लिए निचले केसिंग में केसिंग ड्रेन दिए जाते हैं। थ्रस्ट कॉलर कहाँ दिया जाता है और क्यों? थ्रस्ट कॉलर अलग अलग लोड की हालत में रोटर के एक्सियल थ्रस्ट का ध्यान रखने के लिए दिया जाता है। एक्सियल थ्रस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है? बैलेंसिंग पिस्टन क्या है? इनलेट स्टीम प्रेशर एग्जॉस्ट एंड प्रेशर से ज्यादा होता है, इसलिए एक एक्सियल थ्रस्ट पैदा होता है। इसे बैलेंसिंग पिस्टन से काउंटर किया जाता है। स्टीम को एक डमी या बैलेंस पिस्टन चैम्बर में डाला जाता है। यह रोटर से जुड़ा एक डिस्क जैसा अटैचमेंट होता है। जब रोटर को केसिंग के अंदर फिट किया जाता है तो एक चैम्बर बनता है। स्टीम को मेन स्टीम फ्लो की उल्टी दिशा में डाला जाता है और इसलिए बैलेंस डिस्क पर एक काउंटर थ्रस्ट पैदा होता है। यह थ्रस्ट रोटर के एक्सियल थ्रस्ट को कम करता है। मूविंग ब्लेड्स रोटर पर कैसे फिक्स होते हैं? मूविंग ब्लेड्स को एक सही रूट डिजाइन से रोटर शाफ्ट पर फिक्स किया जाता है। ये घूमने वाले ब्लेड्स स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं ताकि टरबाइन शाफ्ट घूम सके। ब्लेड रूट्स रोटर पर बने खांचों में फिट होते हैं। ब्लेड का साइज एग्जॉस्ट एंड की तरफ धीरे धीरे क्यों बढ़ता है? एक ब्लेड को इनलेट स्टेज पर ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर झेलना पड़ता है। स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। ब्लेड के आखिरी स्टेज की तरफ स्टीम गीली हो जाती है और उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। इसलिए एग्जिट स्टेज पर ब्लेड का साइज बड़ा होता है और उसे गीली स्टीम से होने वाले इरोजन को झेलना पड़ता है। आखिरी स्टेज के ब्लेड्स पर इरोजन क्यों दिखता है? एक ब्लेड को इनलेट स्टेज पर ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर झेलना पड़ता है। स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। ब्लेड के आखिरी स्टेज की तरफ स्टीम गीली हो जाती है और उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। इसलिए एग्जिट स्टेज पर ब्लेड का साइज बड़ा होता है और उसे गीली स्टीम से होने वाले इरोजन को झेलना पड़ता है। स्टीम टरबाइन के घूमने वाले ब्लेड्स पर श्राउडिंग क्यों दी जाती है? ब्लेड के सिरे श्राउड में बने होते हैं जो पास वाले ब्लेड से कसकर जुड़े होते हैं। मजबूती बनाए रखने के लिए श्राउडिंग की जाती है। यह स्टीम फ्लो के इंपल्स में बदलाव के कारण ब्लेड्स के वाइब्रेशन को कम करता है। लैंसिंग वायर कहाँ इस्तेमाल होता है? डैम्पिंग वायर या लैंसिंग वायर आखिरी स्टेज के बड़े साइज के ब्लेड्स पर लगाया जाता है। लैंसिंग वायर ब्लेड पर ड्रिल किए गए छेद से गुजरता है। रोटर के घूमने के दौरान यह वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ब्लेड के छेद की बाहरी सतह से संपर्क करता है और मजबूती बढ़ाता है। ब्लेड का प्रोफाइल क्या होता है? ब्लेड या प्रोफाइल की ज्योमेट्री एनर्जी लॉस को कम करने के लिए डिजाइन की जाती है। ब्लेड के अलग अलग स्टेज के लिए प्रोफाइल अलग अलग होते हैं। यह उस खास ब्लेड स्टेज पर स्टीम पैरामीटर पर निर्भर करता है। इंपल्स और रिएक्शन ब्लेड के लिए प्रोफाइल अलग अलग होते हैं। स्टीम टरबाइन का डायाफ्राम क्या है? टरबाइन केसिंग में प्रेशर स्टेज के बीच के पार्टीशन को डायाफ्राम कहते हैं। ये वेन के आकार के फिक्स्ड ब्लेड को पकड़ते हैं जो स्टीम के एक्सपेंशन में मदद करते हैं और इसे अगली मूविंग ब्लेड रो पर फ्लो करने के लिए गाइड करते हैं। डायाफ्राम का एक आधा हिस्सा ऊपरी केसिंग में और दूसरा आधा हिस्सा नीचे फिट होता है। ज्यादातर डायाफ्राम को असेंबली में आसानी के लिए हॉरिजॉन्टली बांटा जाता है। ये डायाफ्राम सही अरेंजमेंट से केसिंग से फिक्स होते हैं। लैबिरिंथ क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? स्टीम लीकेज को कम करने के लिए मॉडर्न स्टीम टरबाइन में लैबिरिंथ टाइप सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लैबिरिंथ को पैसेज के एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के रूप में डिफाइन किया जाता है। यह स्टीम के आसान लीकेज पैसेज को रोकता है। सीलिंग लैबिरिंथ गैप और लीकेज पाथ की लंबाई पर निर्भर करती है। इंटरस्टेट सीलिंग क्या है और इसकी जरूरत क्यों होती है? ब्लेड सिस्टम से स्टीम लीकेज को रोकने के लिए टरबाइन के मूविंग और फिक्स्ड हिस्से के बीच सीलिंग अरेंजमेंट देना जरूरी है। डायाफ्राम और रोटर के बीच अंदरूनी सतहों पर कई लैबिरिंथ सील दिए जाते हैं। मूविंग ब्लेड के लिए केसिंग पर लैबिरिंथ सील दी जाती है ताकि मूविंग ब्लेड और स्टेशनरी केसिंग से स्टीम लीकेज को रोका जा सके।
सील स्ट्रिप्स को डायाफ्राम सीलिंग के लिए दिए गए ग्रूव पर रोटर पर फिक्स किया जाता है। इस सीलिंग अरेंजमेंट को इंटर स्टेज सीलिंग कहते हैं। ग्लैंड क्या है? ग्लैंड सीलिंग की आवश्यकता क्यों होती है? टरबाइन केसिंग से रोटर का जो हिस्सा बाहर निकलता है उसे ग्लैंड कहते हैं। आगे और पीछे के ग्लैंड पर क्रमशः स्टीम लीक होने और केसिंग में बाहरी हवा घुसने की संभावना रहती है, इसलिए इस हिस्से को सील करना जरूरी होता है। जर्नल बेयरिंग में तेल का क्या काम है? जर्नल बेयरिंग एक सिलेंडर होता है जो शाफ्ट को घेरे रहता है और चिकनाई वाले तेल से भरा होता है। इसमें एक कठोर धातु का बाहरी खोल और अंदरूनी बेलनाकार हिस्से में नरम धातु की एक परत होती है जो फ्लूइड डायनामिक सिद्धांत के कारण शाफ्ट और बेयरिंग को अलग करती है। तेल की परत शाफ्ट को सहारा देती है जिससे धातु से धातु का संपर्क नहीं होता। जर्नल बेयरिंग में नरम धातु या बैबिट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इस बेयरिंग की अंदरूनी सतह पर एक नरम धातु की परत चढ़ी होती है जिसे व्हाइट मेटल या बैबिट कहते हैं। बैबिट की मोटाई बेयरिंग के व्यास के आधार पर 0.1 mm से 100 mm तक होती है। बैबिट धातु में टिन होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में एंटीमनी, तांबा और सीसा मिला होता है। यह बैबिट लाइनिंग एक बलिदानी परत होती है और एक ऐसी सतह प्रदान करती है जो गलती से संपर्क होने पर शाफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बैबिट सामग्री का मुख्य घटक क्या है? बैबिट धातु में टिन होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में एंटीमनी, तांबा और सीसा मिला होता है। बेयरिंग का तापमान कैसे मापा जाता है? बेयरिंग का तापमान मापने के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर (RTD) बेयरिंग में लगाए जाते हैं और इसके लीड को आगे कनेक्शन के लिए बेयरिंग पेडेस्टल से बाहर निकाला जाता है। थ्रस्ट बेयरिंग का क्या काम है? शाफ्ट को दोनों अक्षीय दिशाओं में घूमने की अनुमति होती है, लेकिन अक्षीय घुमाव एक निश्चित सीमा तक ही सीमित होता है। अत्यधिक अक्षीय बदलाव से घूमने वाले और फिक्स्ड पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इसके लिए थ्रस्ट बेयरिंग लगाए जाते हैं। इमरजेंसी स्टॉप वाल्व का क्या काम है और स्टीम स्ट्रेनर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इमरजेंसी स्टॉप वाल्व एक जल्दी काम करने वाला वाल्व है जो आमतौर पर हाइड्रोलिक रूप से संचालित होता है। वाल्व खोलने के लिए स्प्रिंग के खिलाफ हाइड्रोलिक दबाव लगाया जाता है। वाल्व बंद करने के लिए हाइड्रोलिक द्रव को निकालकर यह दबाव हटा दिया जाता है। ज्यादातर स्टॉप वाल्व में टरबाइन के नोजल में किसी भी बाहरी चीज को जाने से रोकने के लिए एक स्ट्रेनर लगा होता है। कंट्रोल वाल्व कैसे ऑपरेट होता है? कंट्रोल वाल्व टरबाइन में स्टीम फ्लो को रेगुलेट करता है। यह वाल्व टरबाइन के स्टीम चेस्ट के अंदर लगा होता है। इसे एक गवर्निंग वाल्व द्वारा ऑपरेट किया जाता है जो ज्यादातर हाइड्रोलिकली काम करता है। मल्टीपल कंट्रोल वाल्व अरेंजमेंट क्यों किया जाता है और यह कैसे किया जाता है? मल्टीपल वाल्व स्टीम फ्लो कंट्रोल को ज्यादा असरदार बनाते हैं और थ्रोटलिंग लॉस को कम करते हैं। इसे एक गवर्निंग वाल्व द्वारा ऑपरेट किया जाता है जो ज्यादातर हाइड्रोलिकली काम करता है। वाल्व को लीवर से इस तरह फिक्स किया जाता है कि खास लीवर पोजीशन पर खास वाल्व खुले या बंद हो। अलग अलग लोड कंडीशन में स्टीम की जरूरत के हिसाब से अलग अलग वाल्व खुलते हैं और स्टीम टरबाइन के अलग अलग नोजल सेट में जाती है। टरबाइन की सोकिंग क्या है और इसकी जरूरत क्यों होती है? स्टार्ट करते समय केसिंग और रोटर के स्मूथ एक्सपेंशन के लिए टरबाइन स्टार्टिंग कर्व को फॉलो किया जाता है। इन पार्ट्स के एक्सपेंशन के लिए काफी समय दिया जाता है। इसे टरबाइन की सोकिंग कहते हैं। टरबाइन के ग्लैंड पर ऑक्सिलरी स्टीम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टरबाइन ग्लैंड पर ऑक्सिलरी स्टीम का इस्तेमाल मुख्य रूप से टरबाइन में हवा के लीकेज को रोकने और स्टार्टअप और कम लोड की स्थिति के दौरान हाई प्रेशर स्टीम को सिस्टम से बाहर निकलने से रोकने के लिए किया जाता है। ग्लैंड स्टीम हेडर में सेफ्टी वाल्व क्यों लगाया जाता है? किसी भी कंट्रोल वाल्व के फेल होने के कारण ज्यादा स्टीम प्रेशर से ग्लैंड को बचाने के लिए स्टीम हेडर में सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है। एक बार जब हाई स्टीम प्रेशर वाली स्टीम टरबाइन में जाती है तो यह सामने वाले ग्लैंड से लीक होने लगती है और पीछे की ओर बहती है और हेडर का प्रेशर बढ़ा देती है। टरबाइन के स्टार्ट होने और चलने की स्थिति में यह स्टीम कहां से मिलती है? स्टार्टअप, शटडाउन और कम लोड की स्थिति में सहायक स्टीम का उपयोग किया जाता है। चलने की स्थिति में HPIP टरबाइन ग्लैंड से लीक हुई स्टीम का उपयोग LP टरबाइन के ग्लैंड को सील करने के लिए किया जाता है। ग्लैंड स्टीम कंडेंसर क्यों लगाया जाता है?
यह व्यवस्था ग्लैंड वेंट के कारण पानी के नुकसान को कम करती है और इसकी गर्मी का उपयोग ग्लैंड सील कंडेंसर में कंडेंसेट को गर्म करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बेयरिंग डिवाइस क्या है और यह क्यों लगाया जाता है? एक टरबाइन में रोटर का द्रव्यमान अधिक होता है। यह उच्च तापमान के अधीन भी होता है। इसलिए टरबाइन बंद होने के बाद रोटर को स्टैंड स्टील स्थिति में रखना उचित नहीं है। सैगिंग या डिफॉर्मेशन से बचने के लिए टरबाइन में रोटर को धीमी गति से घुमाने के लिए बेयरिंग डिवाइस लगाया जाता है। जैकिंग ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? जैकिंग ऑयल एक भारी टरबाइन या जनरेटर शाफ्ट को तेल की एक फिल्म पर तैरने के लिए हाई प्रेशर लुब्रिकेशन प्रदान करता है, खासकर स्टार्टिंग और स्टॉपिंग जैसे धीमी गति के ऑपरेशन के दौरान या मेंटेनेंस के दौरान। इसके मुख्य कार्य शाफ्ट को उठाकर और ब्रेकवे टॉर्क को कम करके बेयरिंग को नुकसान से बचाना है, जिससे मेटल मेटल संपर्क को रोककर एक स्मूथ स्टार्ट और कंट्रोल्ड शटडाउन हो सके। गवर्निंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? गवर्निंग सिस्टम टरबाइन का एक सिस्टम है जो स्पीड को ऑटोमेटिक रूप से कंट्रोल करता है। यह टरबाइन में एनर्जी इनपुट स्टीम को कंट्रोल करता है। अप्रत्यक्ष रूप से एक गवर्नर लोड, एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर, छोटे स्पीड परिवर्तन पर त्वरित प्रतिक्रिया, न्यूनतम ओवरशूट के साथ कंट्रोल वाल्व को एडजस्ट करना, कंट्रोल वाल्व के बैक फोर्स को दूर करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखना, स्थिर लोड और स्टीम स्थिति के तहत बहुत कम स्पीड में उतार चढ़ाव को भी कंट्रोल करता है। मैग्नेटिक पिकअप यूनिट एमपीयू क्या है? मैग्नेटिक पिकअप यूनिट एमपीयू का उपयोग टरबाइन की वास्तविक स्पीड को मापने के लिए किया जाता है। इस सेंसर का आउटपुट टरबाइन की स्पीड के सीधे आनुपातिक होता है। जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक पिकअप यूनिट एमपीयू के मैग्नेटिक सिरे से गुजरता है तो एक वोल्टेज जनरेट होता है। गवर्निंग सिस्टम में ब्रेकर कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ब्रेकर कॉन्टैक्ट गवर्नर को जनरेटर के सोलो या पैरेलल मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में जानकारी देता है। उसी के अनुसार एक गवर्नर स्पीड कंट्रोलर या ऑक्सिलरी कंट्रोलर के रूप में काम करता है। स्पीड और ऑक्सिलरी कंट्रोलर सेट पॉइंट को रिमोट कंट्रोल डेस्क से भी बदला जा सकता है। टर्बोविजरी सिस्टम क्या है? टर्बोविजरी सिस्टम एक टरबाइन का मॉनिटरिंग सिस्टम है। यह भी सुनिश्चित करता है कि मॉनिटर किया गया पैरामीटर अधिकतम अनुमेय सीमा से ज्यादा न हो। महत्वपूर्ण पैरामीटर मॉनिटर किए जाते हैं: वाइब्रेशन, बेयरिंग टेम्परेचर, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सियल पोजीशन। ये पैरामीटर ऑपरेशन के दौरान टरबाइन की स्थिति बताते हैं। आरटीडी को बेयरिंग में कैसे फिक्स किया जाता है और इन्हें कहाँ लगाया जाता है? आरटीडी को जर्नल और थ्रस्ट बेयरिंग में एम्बेड किया जाता है और बैबिटिंग मटेरियल की असली रीडिंग लेने के लिए बैबिटिंग मटेरियल के ठीक नीचे लगाया जाता है। आरटीडी के जरिए सभी जर्नल और थ्रस्ट बेयरिंग का बेयरिंग टेम्परेचर मापा जाता है। कंट्रोल्ड एक्सट्रैक्शन सिस्टम और अनकंट्रोल्ड एक्सट्रैक्शन सिस्टम में क्या अंतर है? कंट्रोल्ड एक्सट्रैक्शन टाइप टरबाइन का इस्तेमाल प्रोसेस इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जहां एक निश्चित स्टेज के बाद टरबाइन से स्टीम को मनचाहे प्रेशर और टेम्परेचर पर निकाला जाता है। इस मामले में स्टीम की मात्रा को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इसके लिए एचपी और एलपी कंट्रोल वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोसेस की जरूरतों के हिसाब से एचपी या एलपी स्टीम को खोलते और बंद करते हैं। पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए फीड वाटर हीटर में एक अनकंट्रोल्ड एग्जॉस्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रीजनरेटिव साइकिल कहते हैं। अलग अलग एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग होता है और टरबाइन के लोड के साथ बहुत ज्यादा बदलता रहता है। इस मामले में निकाली गई स्टीम की मात्रा को कंट्रोल नहीं किया जाता है। फीड वाटर हीटर क्यों दिए जाते हैं? फीड वाटर हीटर एक हीट एक्सचेंजर है जिसका इस्तेमाल स्टीम टरबाइन से निकाली गई या ब्लीड की गई स्टीम से बॉयलर फीड वाटर को पहले से गर्म करने के लिए किया जाता है। फीड वाटर को पहले से गर्म करने से सिस्टम की एफिशिएंसी बेहतर होती है। एलपी हीटर और एचपी हीटर में क्या अंतर है? एलपी हीटर कंडेंसेट पंप और बॉयलर फीड पंप के बीच लगा होता है। यहां टरबाइन के लो प्रेशर स्टेज से निकाली गई स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है। एचपी हीटर बॉयलर फीड पंप और बॉयलर के बीच लगा होता है। यहां टरबाइन के हाई प्रेशर स्टेज से निकाली गई स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड रीहीट और हॉट रीहीट को परिभाषित करें। एचपी टरबाइन में फैलने के बाद स्टीम को और ज्यादा गर्मी देने या रीहीट करने के लिए बॉयलर में भेजा जाता है। इस स्टीम को कोल्ड रीहीट CRH कहते हैं। रीहीटेड स्टीम, जिसे हॉट रीहीट HRH कहते हैं, को फिर एलपी टरबाइन में भेजा जाता है, जहां यह और फैलती है। टरबाइन बाईपास सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हैं? पावर प्लांट में स्टार्टअप, शटडाउन और लोड में उतार चढ़ाव के दौरान बॉयलर और स्टीम टरबाइन को उनकी अलग अलग सुरक्षित सीमाओं के अनुसार ऑपरेट करने की जरूरत होती है।
इसके लिए टरबाइन बाईपास सिस्टम दिया जाता है। टरबाइन बाईपास सिस्टम बॉयलर के प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल करके स्टार्टअप टाइम को कम करने में मदद करता है। टरबाइन बाईपास सिस्टम में पीआरडीएस की जरूरत क्यों होती है? सुपरहीटेड स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर कोल्ड रीहीट की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एचपी स्टीम का प्रेशर कोल्ड रीहीट प्रेशर से मैच करने के लिए कम किया जाता है और टेम्परेचर को कोल्ड रीहीट टेम्परेचर से मैच करने के लिए कम किया जाता है। इस तरह कंडेंसर में डंप करते समय हॉट रीहीट के प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए प्रेशर रिड्यूसिंग और डीसुपरहीटिंग पीआरडीएस सिस्टम लगाया जाता है। टर्म कंपाउंड टीसी टाइप टरबाइन और क्रॉस कंपाउंड सीसी टाइप टरबाइन में क्या अंतर है? टैंडम कंपाउंड टरबाइन में दो या ज्यादा केसिंग एक सिंगल जनरेटर को चलाने के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े होते हैं। स्टीम हाई प्रेशर केसिंग में आंशिक रूप से फैलती है और फिर लो प्रेशर केसिंग में निकल जाती है। एक क्रॉसओवर पाइप इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन एग्जॉस्ट से स्टीम को लो प्रेशर टरबाइन इनलेट में भेजता है। क्रॉस कंपाउंड टरबाइन में दो या ज्यादा शाफ्ट दो या ज्यादा जनरेटर चलाते हैं। मल्टी केसिंग टरबाइन के क्या फायदे हैं? मल्टी केसिंग टरबाइन के फायदे यह हैं कि केसिंग का साइज कम हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रेशर को छोटी केसिंग तक सीमित किया जा सकता है जो ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा महंगे मटेरियल से बनी होती है। एंड थ्रस्ट को बराबर करने के लिए लो प्रेशर केसिंग में फ्लो को बांटा जा सकता है। क्रॉसओवर पाइप क्या है? क्रॉसओवर पाइप मल्टी केसिंग टरबाइन में एक केसिंग से दूसरी केसिंग तक स्टीम ले जाता है। मल्टी फ्लो टरबाइन का मुख्य फायदा क्या है? अगर स्टीम सिर्फ एक दिशा में बहती है तो टरबाइन को सिंगल फ्लो टरबाइन कहा जाता है। एक सिंगल फ्लो टरबाइन में ज्यादा एक्सियल थ्रस्ट बनता है। टरबाइन के अंदर स्टीम का फ्लो दो दिशाओं में बंट जाता है। हाई प्रेशर टरबाइन से स्टीम लो प्रेशर टरबाइन के सेंटर में एंटर करती है और टरबाइन स्टेजिंग के दो एक जैसे सेट के जरिए दोनों दिशाओं में बाहर निकलती है। एक्सियल थ्रस्ट बैलेंस्ड होता है और उसी कैपेसिटी के लिए डिजाइन किए गए सिंगल फ्लो टरबाइन की तुलना में बहुत कम होता है। हेडर एक्सट्रैक्शन स्टीम लाइन पर एनआरवी क्यों लगाया जाता है? टरबाइन की सुरक्षा के लिए स्टीम के बैक फ्लो से बचने के लिए हर एक्सट्रैक्शन लाइन पर एनआरवी लगाया जाता है। नॉर्मल और एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में हीटर ड्रेन पर कंडेंसेट कहाँ बनता है? हीटिंग एक्शन के बाद निकाली गई स्टीम से बना कंडेंसेट डाउनस्ट्रीम हीटर में ड्रेन हो जाता है। हीटर का कंडेंसेट लेवल ड्रेन कंट्रोल वाल्व के जरिए मेंटेन किया जाता है। ज्यादा कंडेंसेट लेवल की स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए एक इमरजेंसी हीटर ड्रेन वाल्व दिया जाता है। इस वाल्व के जरिए कंडेंसेट सीधे कंडेंसर या फ्लैश टैंक में ड्रेन हो जाता है।